वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 बायो का चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की फॉर्म में है। द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। चिल्ड्रन आपने ये वाला डायग्राम आई एम श्योर कभी देखा होगा छोटी क्लासेस में। तो किडनीज किस में हेल्प करती हैं? हमारा एक्सक्रीशन में। द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। आपको पता होगा कि जो जाइलम है वो वाटर को और मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ प्लांट में। दी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब भैया फोटोसिंथेसिस हो रही है, बच्चों वाला सवाल है। लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी टेक्स प्लेस इन, याद रखना पावर हाउस ऑफ एनर्जी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। जो फैट्स है वो कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? बस इसके लिए आप ये वाली रिएक्शन अगर आपने याद कर ली तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रट गया। दिखाऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले फैट जो है किसमें ब्रेक डाउन होता है? इमल्सिफाइड फैट्स में। किसके द्वारा? बाइल जूस से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फैट्स कन्वर्ट्स इनटू इमल्सिफाइड फैट्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। तो पहला पॉइंट याद हो गया। पहले पॉइंट में लिख दोगे बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लिवर। जो बाइल जूस निकला किससे? लिवर से। उसने फैट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट्स फैट्स इनटू इमल्सिफाइड फैट्स। मजा आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है। अब यहां देखो, जब हमारे पास इमल्सिफाइड फैट्स आ गया, अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा? और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। मजा आ गया। जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो एंजाइम है लाइपेज, वो क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट्स को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। इसी बात को लिख दो, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। देख लो, ये रहा लाइपेज एंजाइम, ये रहा पैंक्रियाटिक जूस। इमल्सिफाइड फैट्स को इसने क्या किया? और ज्यादा ब्रेक्स डाउन टू द इमल्सिफाइड फैट्स। मजा आ गया। दोनों पॉइंट देखो, सब कुछ मैं रिएक्शन से निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या होगा। अब ये जो और ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया इमल्सिफाइड फैट्स का, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होगा जिसमें लाइपेज एंजाइम है, वो इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो देख लो, इंटेस्टाइनल जूस, ये रहा भैया इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी लाइपेज एंजाइम है। इसने इमल्सिफाइड फैट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया और ग्लिसरॉल में। बस ये 3 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट याद रखने का तरीका क्या है? बस ये रिएक्शन, ये 3 पॉइंट लिख देना, ये रिएक्शन लिख देना, फुल मार्क्स ले लेना। What is the role of saliva in the digestion of food? चिल्ड्रन आपने एक डायलॉग सुना होगा, मुंह में पानी आना, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है ये क्या करती है? आपके फूड को मॉइस्टन करती है एक तो, ठीक है, जिससे इजीली आप निगल सकते हो, ठीक है, फूड पाइप वगैरह में। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? सलाइवा मॉइस्टन्स द फूड दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी आप ठोस सॉलिड खाना खाते हो उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करती है, उसको मॉइस्ट बनाती है। दूसरा, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को इनटू शुगर्स लाइक माल्टोज। और ये वाली रिएक्शन लिख देना, स्टार्च प्लस सलाइवरी अमाइलेज शुगर्स। बस काम खत्म। What are the necessary conditions ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए? यार बच्चों वाला सवाल है। लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, लिख दो भाई। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है। इसमें एक और चीज पूछ रहा है, व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस के बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद बनेगा क्या?
बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बस काम खत्म। भाई अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जब आप इस तरह की वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियो पसंद है और वो आपको हमारी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट की वीडियोस दिखाएगा। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट अब पूछ रहा है भाई एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता दो। लो, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन होगी तब होगा, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसमें पार्शियल थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है फूड का। इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होता है वो इथेनॉल भी हो सकता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। इसमें ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर कोई पूछे ज्यादा एनर्जी किसमें मिलती है तो वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, और एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये बताओ कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो वो होता है यीस्ट में, बैक्टीरिया। बस हो गया चिल्ड्रन। अगर जैसा कि अब आप क्लास 10th में हो और आपको पता होगा कि CBSE और स्टेट बोर्ड्स ने इस साल से क्या किया है, हर सब्जेक्ट में MCQ क्वेश्चन कर दिए हैं और 20% क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। आपको जान के खुशी होगी हमारे MCQ चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के MCQ हमने डाल दिए हैं। इस तरह का लोगो है। 1,35,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। MCQ चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और सर्च में भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ बात करना चाहें मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। MCQ चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एल्वियोलाई कैसे डिजाइन है ताकि गैसवस एक्सचेंज टेक प्लेस हो सके। आपको पता है कि हमारी बॉडी में से हम क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो लंग्स में क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, याद रहेगा ये वाला पॉइंट। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, और पूरा मतलब एक ऐसे ऐसे नेटवर्क सा है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक बात तो ये याद रखना। दूसरा, ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन। अब थिन मेम्ब्रेन का फायदा क्या है चिल्ड्रन, आप याद करो, या हो सकता है आपके घर में भी इस तरह के दरवाजे हों जाली वाले, बिल्कुल पतली सी जाली लगी रहती है। इसका काम ये है कि बाहर की जो अच्छी अच्छी एयर है वो अंदर आ सके और अंदर से जो खराब एयर है वो बाहर जा सके। अगर मैं इस जाली को बहुत ज्यादा मोटी बना दूंगा तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, नहीं होगा। ऐसे ही जो मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की वो बहुत पतली है ताकि CO2 अंदर से बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो ये 2 पॉइंट लिख दो। पहला लिख दो, बलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस। ये जो है, ये देख रहे हो, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस को बढ़ा देते हैं। दी एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड, जो वॉल होती है इसकी वो बिल्कुल पतली होती है, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत अच्छे से हो पाता है। What would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our body? अगर आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहले ये समझो, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या है कि भैया वो हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ले जा रही हैं। अब उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अब जब वो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी बॉडी में तो बॉडी को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी नहीं मिलेगी तो पूरे दिन, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पूरे दिन भाई साहब थकान थकान महसूस होती है, और जब वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कम आता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, द कंसिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से, नंबर 1, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। भाई जो ऑक्सीजन ले जाने वाली जो कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विल बी स्लोअर, जो इंसान के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी कम हो जाएगी। वन वुड फील फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, दिन भर थका थका सा महसूस करेगा वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
बस इस जैसे मैंने आपको उसमें सिखाया था ना फैटी एसिड्स वाले में फैट्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, भाई ऐसे ये वाला डायग्राम बस रट लो। सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखो ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स, लंग्स के बाद यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के 4 चेम्बर हैं और यहाँ पे बॉडी है। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये ध्यान रखो ये जो ब्लू वाला है ये है डीऑक्सीजनेटेड मतलब खराब ब्लड एक तरह से, और ये जो रेड वाला है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। तो हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड। तो होता क्या है कि सबसे पहले बॉडी में जो खराब ब्लड है वेन्स के अंदर वो पहुंचता है, देखो यहां से बॉडी से देखो, और ये यहां से पहुंचता हुआ ये पहुंचा राइट एट्रियम में, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रीचेस टू द राइट एट्रियम। मजा आ गया, बोलो यस और नो। बॉडी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। जिसने डायग्राम लर्न कर लिया वो पूरी लैंग्वेज लिख देगा। अब देखो राइट वेंट्रिकल से यहां से होता हुआ किस में पहुंचा, लंग्स में पहुंच गया। अब ये लिख दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल रीचेस टू द लंग्स। अब देखो जब लंग्स में पहुंच गया, लंग्स से किस में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन अब लंग्स में क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी हमने पढ़ा था ना एल्विलाई में, अब इसमें अंदर O2 मिक्स हो गई, CO2 निकल गई, O2 आ गया, बढ़िया ब्लड हो गया। अब ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा लंग्स से, लिख दो भाई। अब देखो मैंने ये वाले 3 पॉइंट जानबूझ के ब्लू में लिखे हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाले मैंने जानबूझ के रेड में लिखे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू द लेफ्ट एट्रियम। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या आप ये वाले देखो, यहां पे दूसरा पॉइंट और यहां का दूसरा पॉइंट एक जैसा है। इसमें राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा था, इसमें लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा था। और फाइनली क्या होगा लास्ट पॉइंट में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अच्छा ब्लड है वो सीधे आर्टरी के थ्रू हमारे सीधे बॉडी में आ जाएगा, और बॉडी किसको यूज कर लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल रीचेस टू द बॉडी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा था कि भैया व्हाई इज इट नेसेसरी, नेसेसरी क्यों है डबल सर्कुलेशन। भैया डबल सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है ताकि खराब ब्लड अच्छे वाले ब्लड में मिक्स ना हो। भाई आपके पास 2 पानी की बोतल है, एक में खराब है एक में अच्छा है, आप चाहोगे क्या वो मिक्स हो जाए। भाई अगर खराब पानी अच्छे पानी में मिल जाएगा तो उसे भी खराब कर देगा, वो भी पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू कीप डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ताकि ये जो खराब वाला ब्लड है ये अच्छे वाले ब्लड में मिक्स ना हो। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये कह रहा है जाइलम में और फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है। भाई जाइलम में क्या होता है, केवल जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। तो एक पॉइंट तो ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट इज ओनली अपवर्ड, इसमें केवल अपवर्ड होगा, इसमें अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वाटर यानी वाटर कहां से जाएगा, जड़ों में से जाएगा ना ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फूड, फूड किस में बनेगा, पत्तियों में बनेगा भाई, तो पत्तियों से ये होता है। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स। तो एल्विलाई का जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन के फंक्शन, जो नेफ्रॉन किस में मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं। याद करो एल्विलाई में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और नेफ्रॉन कैसे होता है, ट्यूबुलर लाइक। तो इसमें लिख दोगे बलून लाइक स्ट्रक्चर और इसमें लिख दोगे ट्यूबुलर, ट्यूब की फॉर्म में। देखो पहला पॉइंट, एक तरफ लिख दिया एल्विलाई, एक तरफ लिख दिया नेफ्रॉन। बलून लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एक मैच्योर लंग में कितने लगभग 30 करोड़ एल्विलाई होते हैं, ठीक है, और किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था
कि ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तो क्या लिख दोगे, सरफेस एरिया इज वाइड, सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, नॉट मच। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स होता है। बस इस तरह से 4 पॉइंट लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अभी हमने पढ़ा था, जो ऊपर की तरफ जाता है वो कौन करता है, जाइलम, फ्लोएम या न्यूक्लियस। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।